मंडे या ट्यूसडे से हम लोग नई स्टोरी भी डालेंगे इस पर और डेली सारी कंटिन्यू कर दूंगा सीरीज़ को। और लॉन्चिंग भी होगा नए नए सीरीज़ का, और नए एप्लीकेशन का लिंक भी हम लोग दे ही देंगे। आ गया तो, नहीं आया तो हम लोग मंडे से या ट्यूसडे से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, पूरा डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे एपिसोड्स का। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज शाम तक बाकी एपिसोड आएंगे। अभी एक अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। शाम के 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। बैक टू बैक 2 एपिसोड, उसके बाद तीसरा एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। खुद तब मिस भी हो जाए, बट मैक्सिमम चांस हम लोग अपलोड कर देंगे। बाकी मिस्ट्रियस मनगंगा का आज से स्टार्ट हो जाएगा। मेंबरशिप में आना एपिसोड 2 एपिसोड, फ्री में 1 एपिसोड हमेशा आता रहेगा। चंद ही क्षणों में पूरा समूह दहशत के साए में डूब गया। हर कोई समझ चुका था कि अलग होते ही वे उस राक्षसी तूफानी प्राणी द्वारा एक एक कर काट दिए जाएंगे। डर और निराशा से भरे माहौल में जब कुछ लोग भागने की सोच रहे थे, तभी सिल्वरहेड बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा कि अलग होना मौत को दावत देने जैसा है। उसने सामने घटित हुई विफलता की ओर इशारा किया, जहां कुछ लोग पीछे हटने लगे और उनकी बिखरी हुई पंक्तियों ने उस राक्षस को मौका दे दिया कि वह पल भर में सर्वनाश कर दे। वह स्वयं तो अपनी अपार शक्ति के कारण बच निकला था, लेकिन बाकी सब चंद सांसों में ही खाक बन गए थे। गहरी चोटों वाला बड़ा आदमी चीखते हुए बोला कि वह यूं खड़े खड़े मौत का इंतजार नहीं कर सकता। उसके चेहरे की बड़ी पुरानी चोटें गुस्से से उभर आई थी और अब उसका डर स्पष्ट देखा जा सकता था। राक्षस पहले कमजोर योद्धाओं को चुनकर मार रहा था और अब तक जितने मरे थे वे सब डिवाइन एम्परर स्तर के थे। ये समझकर उसके दिल में भय और भी बढ़ गया कि अगला नंबर कहीं उसी का न हो। सिल्वरहेड बूढ़े ने कहा कि इस नरक जैसे हालात में केवल एक ही रास्ता बचता है, सब एक साथ रहकर कदम मिलाकर एक समान गति से बाहर की ओर बढ़ें। यदि वे बिना टूटे आगे बढ़े तो शायद किसी तरह निकलने का अवसर मिल जाए। इस पर कई योद्धाओं ने सहमति जताई और तैयार हो गए। आदेश मिलते ही सबने मिलकर चारों दिशाओं में प्रहार किए। कुछ क्षणों के लिए तूफानी हवाओं में एक चौड़ा अंतराल खुला और वे आगे बढ़ गए, परंतु राक्षसी हवा पल में बदल गई और वह दरार दोबारा भर गई। फिर भी समूह ने दोबारा हमला किया और कठिनाई से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी भयानक चीख गूंजी। हवा ने खुद को राक्षस के रूप में समेटा और देखते ही देखते एक डिवाइन एम्परर योद्धा को उसकी आंखों के सामने चिथड़े चिथड़े कर दिया। लोग कांप उठे। किसी ने हमला किया, परंतु राक्षस तुरंत बिखर कर फिर से तेज हवा के साथ घुल गया और अगले वार की प्रतीक्षा करने लगा। पूरा समूह मौत के साए में आगे बढ़ रहा था और हर कुछ दूरी पर एक और योद्धा हवा की तलवारों से कटकर मर रहा था। अब तक 5 डिवाइन एम्परर मारे जा चुके थे और लोगों का धैर्य टूटने लगा। आखिरकार कुछ गॉड एम्परर खुद को बचाने की लालसा में चिल्लाए कि वे अब समूह में नहीं रहेंगे। उनका मानना था कि यदि सब अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो राक्षस सबको एक साथ नहीं मार पाएगा और शायद कुछ लोग बच जाएंगे। सिल्वरहेड बूढ़ा चीखा कि ऐसा करना आत्महत्या है, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बूढ़ा और कमजोर योद्धा तो अंत में मरेंगे ही नहीं, राक्षस पहले मजबूत लोगों को चुन रहा है, इसलिए वह दूसरों को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंततः कई एम्परर अपने अपने मार्ग में तेजी से भाग पड़े। उन्हें भागते देख सिल्वरहेड बूढ़ा निराशा में बुदबुदाया कि ये मूर्ख मृत्यु को बुला रहे हैं। उसकी बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि एक कानफाड़ू चीख सुनाई दी। पल भर में एक एम्परर हवा में उठा और उसका शरीर तपते तूफानी ब्लेडों में पिघलकर राख बन गया। अगले ही क्षण तूफानी हवाओं ने जीवित प्राणियों की चीखें चीर दी। लाल आकाश के नीचे हवा भयंकर जानवरों की तरह गरजने लगी और अचानक अनगिनत आग जैसे लाल बवंडर उठे, जिन्होंने चारों दिशाओं में भाग रहे सब लोगों को निगल लिया। उनमें डिवाइन एम्परर डबल रेल्म वाले योद्धा भी शामिल थे, जो सामान्य परिस्थितियों में आसानी से दूसरों का संहार कर देते, लेकिन यहाँ वे भी एक सांस तक न टिक सके। कुछ ही क्षणों में सभी भागने वाले समाप्त हो चुके थे। अब केवल 8 लोग बचे थे, जिनमें शिवम भी शामिल था। अब सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। शिवम को अब पूरी तरह समझ आ गया कि केवल एक ही बूढ़ा पहले कैसे बच पाया था। इस राक्षस के सामने टीम का बिखरना मृत्यु को न्योता देना था। सिल्वरहेड बूढ़े ने कहा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं, उन्हें पहले की तरह ही एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। लोग बिना बोले आगे बढ़े और अपनी पूरी शक्ति से हवा को चीरने लगे, लेकिन अचानक फिर वही तेज हवा चमकी और एक ट्रिपल एम्परर वृद्धा के सामने राक्षस प्रकट हुआ। वृद्धा डिवाइन एम्परर ट्रिपल रेल्म की थी और बेहद शक्तिशाली। उसने गर्जना की, उसके शरीर से अपार प्रकाश निकला और उसने हवा के राक्षस को कई टुकड़ों में काट दिया। परंतु ये जीत क्षणिक थी। हवा फिर से इकट्ठी हुई और राक्षस अपने पूरे क्रोध के साथ उसकी ओर झपटा।
वृद्धा की चमकदार सुरक्षा परत ऐसे टूट गई जैसे कोई फायर चाकू मक्खन में धंस जाता है। तूफानी हवाओं से बना वह राक्षस जब फिर उभरा तो उसकी शक्ति और भी भयानक थी। उसके घूमते हुए अग्नि जैसे वायु ब्लेड डिवाइन एम्परर ट्रिपल रेल्म की वृद्धा पर टूट पड़े और उसकी सुरक्षा ज्योति ऐसी चटकी जैसे कांच टूटता है। चीखती हुई वृद्धा का शरीर क्षण भर में रक्त से सना और लगभग चिथड़े हो गया। वह मरने से तो बची पर उसकी जीवन शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि अगर कोई उसे तुरंत न बचाता तो वह कुछ ही सांसों में समाप्त हो जाती। वह घबराहट में कांपती आवाज में चीख उठी मानो अगला पल ही उसका अंतिम हो। इसी बीच बाएं ओर से गरजती हुई चीख सुनाई दी। राक्षस फिर प्रकट हुआ था। लोग एक साथ उस दिशा में प्रहार करने लगे परंतु वह अगले ही क्षण हवा की लहर बनकर गायब हो गया और दूसरी दिशा में उभरा, सीधे उसी वृद्धा की ओर। भय से थरथराती उसकी चीख अभी निकली ही थी कि भयंकर तीखी हवाएं उसे लपेट कर ले गईं और उसका अस्तित्व धुएं की तरह मिट गया। उसकी मृत्यु ने सबके मन में पागलपन सा भर दिया और 3 डिवाइन एम्परर ट्रिपल रेल्म योद्धा एक साथ चिल्ला उठे कि यह राक्षस आखिर है क्या और क्यों नहीं मरता। एक और सांस रोक देने वाली चीख के साथ सभी ने देखा कि अगला निशाना कौन होगा। कुछ लोग टूटने लगे। एक ट्रिपल एम्परर बड़े शरीर वाला योद्धा कांपती आवाज में पूछ रहा था कि अब क्या किया जाए। शिवम ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा कि शायद राक्षस को मारने का तरीका गलत है। हर प्रहार उससे ऊर्जा छीनता है और यदि लगातार सही दिशा में हमला किया जाए तो संभव है कि अंततः उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाए। उसकी बात सुनकर सभी के मन में आशा की हल्की लौ जली। सिल्वरहेड बूढ़े ने तुरंत सहमति जताई कि हाँ, शायद राक्षस की ऊर्जा को खत्म करना ही रास्ता है। पर समस्या ये थी कि राक्षस का पता कैसे लगाया जाए। वह हवा में विलीन रहता था और केवल वार करने के क्षण ही दिखाई देता था। कई अनुभवी योद्धाओं ने कहा कि बिना लक्ष्य के हमला करना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। शिवम ने बिना झिझक कहा कि उसे प्रयास करने दिया जाए, वह निशान ढूंढ लेगा। उसका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि अनुभवी योद्धा भी उसकी ओर आशा से देखने लगे। वे जानते थे कि उसकी शक्ति सामान्य नहीं बल्कि किसी महान बल का दान है। शिवम ने भीतर ही भीतर बोन डेमन से संपर्क किया। बोन डेमन अब तक हवाओं के भीतर पैटर्न तलाशते हुए राक्षस की छिपी उपस्थिति का रहस्य समझने लगा था। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आवाज शिवम के मन में गूंजी कि दाएं ओर हमला किया जाए। बिना देर किए शिवम ने दाएं दिशा में मुक्का मारा और अन्य सभी ने भी उसी दिशा में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। जहां हवाएं फटी वहां राक्षस की धुंधली आकृति टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये संयोग नहीं हो सकता था। अब सबको यकीन हो गया कि शिवम सचमुच राक्षस की छिपी स्थिति पहचान सकता है। वे सब शिवम को केंद्र में लेकर आगे बढ़ने लगे। गोविंद के हर चक्र में शिवम की आवाज दिशा बताती और 6 योद्धा एक साथ पूर्ण शक्ति से हमला करते। राक्षस हर बार टुकड़ों में बंटकर गायब हो जाता पर हमला नहीं कर पाता। अब पहली बार ऐसा लगने लगा कि शायद वे जीवित निकल जाएंगे। वे लगातार आगे बढ़ते गए और हर प्रयास में राक्षस को चोट पहुंचाई, लेकिन अब एक नया भय जन्म लेने लगा। इतने वार झेलने के बावजूद राक्षस मर क्यों नहीं रहा। जब वे निकास के पास पहुंचने लगे अचानक पूरे वातावरण में उग्र गर्जनाएं उठीं और चारों ओर की हवाएं ऐसे घूमने लगीं मानो किसी विशाल तूफान के केंद्र में हो। लाल धुएं और अग्निजयी हवा के बीच विशाल बवंडर उभरे और तभी तूफानी हवाओं के बीच राक्षस की आकृति एक नहीं बल्कि कई दिशाओं से उभरती दिखाई दी। सिल्वरहेड बूढ़े ने चेताया कि यह अंतिम प्रहार जैसा लग रहा है। राक्षस पागल होकर पूरी शक्ति से हमला करेगा। लेकिन इससे भी भयावह दृश्य अगले ही क्षण सामने आया। किसी ने आतंक में चिल्लाकर कहा कि राक्षस अकेला नहीं है, 2 है नहीं 3, और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर आकृति तेज हवा की परतों से बनी थी और हर एक की शक्ति उतनी ही भयानक थी जितनी पहले वाले राक्षस की। पूरा समूह अब एक बार फिर मृत्यु के किनारे आ खड़ा हुआ था। चारों ओर उग्र हवा की चीखों के बीच शिवम, सिल्वरहेड बुजुर्ग और जाउंडिस स्तब्ध खड़े रह गए। उनकी नजरें घूमी तो उन्होंने पाया कि चारों दिशाओं में घूमते हुए तूफान की अग्निमय हवाओं के भीतर कई आकृतियां झिलमिला रही थीं। वे सब बिल्कुल एक जैसी थीं, आकार प्रकार में समान, मानो किसी एक ही राक्षसी सत्ता की प्रतिछाया हो। 1 2 3 गिनती बढ़ती गई और देखते ही देखते 9 पुनर्तः वास्तविक राक्षस उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। इतने भयानक राक्षसों में से एक भी किसी देव सम्राट के लिए अभेद्य था और अब उनकी संख्या 9 थी। ये दृश्य बाकी सभी के चेहरे से रक्त खींच ले गया। सिल्वरहेड बुजुर्ग और जाउंडिस की आंखों में निराशा उतर आई, जबकि एक त्रिगुणित शेनहुआंग योद्धा तो चिल्लाकर पागलों की तरह रो पड़ा कि वे अब समाप्त हो चुके हैं। बाकी की सांसें भी उसी निराशा से कांप उठी मानो मृत्यु उन्हें छूने ही वाली हो।
केवल शिवम के भीतर थोड़ी सी शांति बची रही। जीवन में उसने इतनी बार मृत्यु को नज़दीक से देखा था कि संकट में उसका मन और स्थिर हो जाता था। वह जानता था कि ऐसे समय में घबराहट अंत को और तेज कर देती है। उसके पास अब भी एक अंतिम अस्त्र था, जीन की पीठ पर टंगा वह रहस्यमयी तांबे का कफन। यदि कुछ न बचा तो वह उसे खोलकर अंतिम प्रयास कर सकता था। इसके बाद हवाएं और भी उग्र हो उठीं और भट्टी जैसी गर्मी में 9 राक्षस एक साथ आगे बढ़े। उनके प्रहारों की गर्मी से स्वयं अंतरिक्ष तक जलता प्रतीत हो रहा था। 5 राक्षस शिवम तथा 3 अन्य देव सम्राटों की ओर टूट पड़े, जबकि 2 ने सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग को और 2 ने जाउंडिस को अपना लक्ष्य बनाया। शिवम ने बिना समय गंवाए गेंद के रूपांतरित हुए रजत भाले को घुमाया, जो चांदनी की धार से चमकते हुए हवा के खंजरों को चीरता चला गया। परंतु अन्य 3 देव सम्राट उतने शक्तिशाली नहीं थे। चीख की एक रुंधती आवाज के साथ उनमें से एक राक्षसों के दोहरे हमले में फंसकर वहीं मारा गया। बाकी 2 त्रिगुणित सम्राट भय में पागल होकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, पर उनके भाग्य पहले से लिखे थे। जैसे ही वे तूफानी हवाओं में घुसे, कई राक्षस उन पर टूट पड़े और उनकी दर्दनाक चीखें कुछ ही क्षणों में मौन हो गईं। इस तरह अब केवल 3 ही बचे, सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग जाउंडिस और शिवम। दोनों बुजुर्ग सम्राट 4 स्तरीय देव सम्राट थे और अपनी शक्ति से राक्षसों के शरीर तोड़ने में समर्थ, पर राक्षस हर बार बिखर कर तुरंत दोबारा बन जाते थे। शिवम का अपना स्तर भले नीचा था, पर गेंद के भाले के प्रभाव से उसकी शक्ति 4 गुणित देव सम्राटों से भी बढ़कर हो गई थी। इसी के भरोसे वह जीवित टिका हुआ था। लेकिन जब राक्षसों ने 3 देव सम्राटों को मार गिराया तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति शिवम पर केंद्रित कर दी। 9 राक्षसों के तूफानी प्रहारों के बीच तीनों योद्धा एकत्र होकर किसी तरह रक्षा करते रहे। हवा की अग्निधारा और ध्वजनुमा शक्ति की आंधियां चारों ओर गरज रही थीं और सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग तथा जाउंडिस के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उन्हें लगने लगा कि शायद वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी शिवम ने अचानक तड़पकर कहा कि वह समझ गया है कि यह राक्षस मरता क्यों नहीं। उसके शब्दों से दोनों बुजुर्ग चौकन्ने हो गए। शिवम ने बताया कि यह राक्षस स्वयं सामने आया ही नहीं, वे जिस आकृति को काटते रहे वे सब तो उसकी ऊर्जा से बने अवतार थे। जैसे ही वे अवतार को नष्ट करते, उसकी ऊर्जा फिर से मुख्य शरीर से खींचकर उसे नया रूप दे देती। इसलिए उसका मरना असंभव प्रतीत होता था। केवल उसके वास्तविक शरीर पर प्रहार करके ही उसे नष्ट किया जा सकता था। सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग और जाउंडिस की आंखों में आशा की रोशनी लौटी। उन्होंने पूछा कि क्या शिवम उसके शरीर का पता लगा सकता है। उसी क्षण बोन डेमन की आवाज़ शिवम के भीतर गूंजी कि उसने सुराग ढूंढ लिया है और थोड़ी देर में दिशा बता देगा। फिर बोन डेमन ने एक दिशा बताई और शिवम ने हाथ उठाकर संकेत कर दिया। जाउंडिस और बुजुर्ग के भीतर नई जान आ गई। उन्होंने एक ही स्वर में युद्धघोष किया और तीनों उस दिशा में टूट पड़े। 9 राक्षस बेचैन होकर पहले से भी अधिक उग्रता से तूफान रचने लगे, लेकिन यह उनकी कमजोरी साबित हुई। उनकी हड़बड़ाहट ही बताती थी कि शिवम सही दिशा में जा रहा है। तीनों योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। हवा के शूलों और दैवी प्रकाश के विस्फोटों से आकाश कांप उठा। शिवम के रजत भाले की चांदनी सी धार ने 2 राक्षसों के अवतारों को एक ही झटके में चीर दिया। अंततः वे तूफान को चीरते हुए आगे बढ़े और वहां एक प्रबल ठोस आकृति देखी। राक्षस का वास्तविक शरीर विशाल और पहले देखे गए अवतारों से कहीं अधिक घना। उसके मस्तक के बीचों बीच एक गोल मोती जल रहा था, जिसकी लाल चमक उसके अस्तित्व का केंद्र प्रतीत होती थी। उसके सामने फिर से 9 अवतार उभर आए, मानो वह उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, पर अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। तीनों योद्धा केवल आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने एक साथ चीखकर प्रहार किया और दैवी प्रकाश तथा तूफान के टकराव से पूरा क्षेत्र हिल उठा, मानो स्वर्ग स्वयं कंपन करने लगा हो। शिवम 3 अवतार राक्षसों की सहायता से 9 भयंकर राक्षसों के साथ भिड़ गया और युद्ध की तीव्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि हवा स्वयं आग की तरह दहकती प्रतीत हो रही थी। स्पष्ट था कि वे 9 राक्षस भी पागलपन की हद तक हमला कर रहे थे, पर अंततः सेक्ट रश की भीषणता को चीरता हुआ शिवम ने उस घेराबंदी को पार कर लिया, हालांकि इसके लिए उसे कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी। सौभाग्य से गेंद रूपी दिव्य रक्षात्मक कवच ने अधिकांश प्रहारों को रोक लिया और हालांकि कुछ तीखी हवाएं कवच को चीरकर उसके शरीर तक पहुंची, पर शिवम की स्वर्गीय पुनर्प्राप्ति क्षमता के सामने वह चोट कुछ भी नहीं थी। लेकिन सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग और जाउंडिस इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। उनके शरीर हवा की तलवारों से भरे घावों से लथपथ थे और उन घावों में समाहित तपती गर्मी उनके घावों को भरने ही नहीं दे रही थी। वे दोनों गंभीर रूप से घायल थे, पर सौभाग्य ये था कि वे अब राक्षस के वास्तविक शरीर के काफी करीब पहुंच चुके थे। तीनों ने एक स्वर में युद्ध घोष किया और अपनी संपूर्ण शक्ति उस राक्षस शरीर पर दे मारी।
तभी वह राक्षस किसी पशु की भांति गरजा और उसके दोनों हाथ तूफानी हवाओं से बने विशाल चाकुओं में बदल गए जो तीनों पर बिजली सी वेग से गिरे। टकराव की कई विस्फोटक गर्जनाओं के बीच तीनों पीछे धकेल दिए गए। ये स्पष्ट था कि राक्षस शरीर अवतारों से कहीं अधिक शक्तिशाली था, परंतु अभी भी इतना नहीं कि वे उससे लड़ न सकें। पीछे हटते ही तीनों फिर उस पर टूट पड़े और दर्जनों वारों के बाद भी कोई पक्ष निर्णायक बढ़त नहीं बना पाया, क्योंकि उसका वास्तविक शरीर भी अवतारों की भांति टूटकर पुनः बन जाता था। तभी बोन डेमन की गंभीर आवाज शिवम के मन में गूंजी कि उसे उस गोल मोती पर हमला करना है जो राक्षस के सिर पर जड़ा हुआ था। शिवम ने तुरंत दोनों साथियों को पुकारा और स्वयं चांदनी से चमकते भाले को बिजली की गति से उस मोती की ओर दाग दिया। संकेत मिलते ही सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग और जाउंडिस ने भी अपने हमले उसी मोती पर केंद्रित कर दिए। सत्य ही यह तरीका प्रभावी सिद्ध हुआ। राक्षस शरीर घबरा गया और अब वह आक्रमण की बजाय उस मोती की रक्षा में लग गया। तीनों के लगातार प्रहारों में अंततः शिवम को अवसर मिला और उसका भाला मोती से टकराया। तीखे धात्विक स्वर के साथ राक्षस शरीर भारी झटके से पीछे फेंका गया। जाउंडिस और बुजुर्ग ने उसी क्षण अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और राक्षस को छिन्न भिन्न कर दिया, परंतु यह आघात राक्षस शरीर को पूरी तरह उकसा गया। उसके सिर का मोती तेज प्रकाश से चमका और उसमें से अत्यधिक हिंसक शक्ति निकली। उस शक्ति ने फिर से तूफानी शरीर धारण किया और पहले से भी अधिक प्रबल 9 अवतार उसी क्षण प्रकट हो गए। वे अंधाधुंध गर्जना करते हुए तीनों पर टूट पड़े और आते ही स्वयं को विस्फोटित कर दिया। 9 अवतारों की आत्मविनाशक शक्ति विनाशकारी लहर बनकर तीनों को निगलने दौड़ी। सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग, जाउंडिस और शिवम के चेहरों का रंग उड़ गया। वे पीछे हटते हुए अपनी सर्वोत्तम रक्षात्मक शक्तियां सक्रिय करने लगे। बुजुर्ग के आगे 2 रजत ढालें प्रकट हुई। जाउंडिस के सामने पीली आभा से दमकता पर्वत उभर आया और शिवम के शरीर की कोशिकाओं में छुपे सभी रक्षण मंत्र एक साथ सक्रिय होकर अनेक परतों वाली दिव्य रक्षा बना उठे। इसी बीच वह विनाशकारी ऊर्जा उन पर टूट पड़ी। बुजुर्ग की दोनों ढालें कुछ ही क्षणों में फटकर टूट गईं और जाउंडिस का पर्वत भी दरारों से भरकर चूर चूर हो गया। दोनों की चीखें हवा में गूंज उठीं और वे लहूलुहान होकर दूर आकाश में उछलते चले गए। भय ने उन्हें निगल लिया और वे 2 प्रकाश रेखाओं की तरह भागते चले गए। उधर शिवम भी विनाशकारी ऊर्जा की चपेट में आ गया। उसकी बहुस्तरीय रक्षा एक पल में टूट गई और राक्षसी हवाओं ने गेंद के कवच पर लोहा लोहे से टकराने जैसी खनकनाहट पैदा कर दी। चिंगारियां उड़ती रहीं और अंततः कवच भी कट गया। यद्यपि अधिकांश प्रहार कवच ने झेल लिए थे, फिर भी शिवम का शरीर हवा की धार से उछल पड़ा। रक्त उगलता हुआ दूर जा गिरा। चोट गंभीर थी पर वह जीवित था। शिवम भागने का विचार ही कर रहा था कि बोन डेमन की तीव्र आवाज फिर सुनाई दी कि यह वही क्षण है जिसका इंतजार था। राक्षस ने अपनी शक्ति का अंतिम विस्फोट कर दिया है और अब कमजोर है। यही समय है कि वह उस मोती को हथिया ले और उसमें छिपी राक्षसी इच्छा को पूरी तरह मिटा दे। ये सुनते ही शिवम रुका नहीं और सीधा राक्षस की ओर झपटा। राक्षस भयभीत होकर मुड़ा और भागने लगा, पर शिवम ने अपनी गति को चरम पर ले जाकर कुछ ही छलांगों में उसे पकड़ लिया। उसका विशाल पंजा मोती पर जा धंसा और बोन डेमन का अनुमान सही निकला। राक्षस इतना कमजोर था कि उसका प्रतिरोध व्यर्थ था। मोती शिवम के हाथ में आ गया और वह कांपते हुए चूं-चूं सी आवाजें निकाल रहा था, मानो किसी जीव की अंतिम कराह हो। इसमें एक सूक्ष्म आध्यात्मिक इच्छा समाई थी जो इस राक्षसी शरीरों का मूल स्रोत थी। शिवम ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा और अपने भीतर की वर्जित शक्ति मोती में प्रवाहित कर दी। ये शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे घातक शक्ति थी। वह छोटी सी इच्छा इसे रोक ही नहीं सकी और कुछ चीखों तथा विरोधी कंपन के बाद पूरी तरह मिट गई। उसके नष्ट होते ही चारों दिशाओं का तूफान शांत पड़ गया और आकाश कई युगों बाद पहली बार स्थिर महसूस हुआ। मोती निःशक्त होकर शिवम की हथेली पर आ टिका। शिवम उस मोती को देखकर विस्मित था कि आखिर यह कौन सा रहस्यमय पदार्थ है जो इतनी प्रचंड ऊर्जा धारण कर सकता है। जैसे ही उसने अपनी चेतना मोती में प्रवेश कराई, वह अचानक किसी प्रचंड गर्जना को सुनने लगा और अगले ही क्षण उसके चारों ओर का वातावरण पूर्णतया बदल गया। एक भीषण विस्फोट की प्रतिध्वनि के साथ ही शिवम को लगा मानो उसके चारों ओर का संसार बदल गया और अगले ही क्षण वह स्वयं को किसी अजीब अनंत तारामंडल के मध्य खड़ा पाया। उसके सामने फैलती अनंत शून्यता में एक ऊंचा क्रोध से कांपता पुरुष खड़ा था, जिसकी छाती से उफनती हुई ऊर्जा किसी महाप्रलय की तरह अंतरिक्ष को झकझोर रही थी। उस व्यक्ति का केशराशि तूफान की भांति खड़ी थी और उसके अवयवों से फूटती हर लहर ब्रह्मांड को चीरती हुई निकलती थी। यह ऊर्जा वही थी जिसे शिवम ने पहले भी महसूस किया था, परंतु यहाँ यह उतनी प्रचंड थी कि मानो स्वयं अंतरिक्ष को निगलने आई हो।
वह हवाएं तारापिंडों को चकनाचूर करती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं, और जब वह महातूफान शिवम की ओर बढ़ा तो उसे लगा कि वह एक चींटी से भी कमजोर है, एक ऐसे प्रहार के सामने जो एक आकाशगंगा को नष्ट कर सकता है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अगला क्षण उसका अंतिम क्षण होगा। मगर आश्चर्य ये कि जब वह प्रलयंकारी हवा उसके शरीर को छूकर गुजरी तो उसने एक भी खरोंच नहीं छोड़ी। वह उसे चीरकर पीछे निकल गई, मानो शिवम स्वयं एक छाया मात्र हो, कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। शिवम के मन में कई विचार आए। क्या वह जो कुछ देख रहा है वह भ्रम है, एक माया, या किसी बीते युग का प्रतिरूप, किसी ऐसी स्मृति का प्रकल्पन जो वास्तविकता नहीं पर फिर भी सच जैसी प्रतीत होती है। उसके सामने खड़ा वो व्यक्ति अनवरत ऊर्जा उगल रहा था, और उस ऊर्जा के झोंकों में संपूर्ण ग्रह धूल में मिलते जा रहे थे। जीवन संपन्न ग्रहों पर पलते अनगिनत प्राणी और यहाँ तक कि महान साधक भी इस प्रलय से बच नहीं पाए। केवल कुछ संसाधन सितारों के धात्विक कोर ही बचे जो छोटी छोटी धातुखंडों के रूप में अंतरिक्ष में तैरते रह गए। ये दृश्य किसी दिव्य महाभारत की भांति था, जहां एक ही साधक अपनी शक्ति से संपूर्ण तारामंडल को मृत्युलोक बना देता है। शिवम की आंखों में भय और विस्मय का संगम था। क्या यह वही मूल है जिसे संसार में गोविंद गोविंद कहा जाता है? क्या किसी व्यक्ति की साधना इतनी भयानक हो सकती है कि उससे निकली ऊर्जा एक आकाशगंगा को प्रलय स्थल में बदल दे और उसका प्रभाव करोड़ों वर्षों तक बना रहे? उसे वह कथन याद आया जिसमें उसने विंड का उपयोग कर किसी ने एक संपूर्ण गैलेक्सी को जमा देने की कहानी सुनाई थी। उस समय शिवम ने इसे एक अतिशयोक्ति माना था, परंतु इस दृश्य ने उसके संदेह को चूर चूर कर दिया। उसे समझ आया कि जब कोई साधना पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो उसके सामने ब्रह्मांड की विशालता भी अर्थहीन हो जाती है। उसी क्षण वह व्यक्ति पुनः दहाड़ा, उसके बाल और भी अधिक आकाश की ओर उठ गए और उसके शरीर से निकलती ऊर्जा एक महाविस्फोट में बदल गई। शरीर चकनाचूर हो गया, पर इसका परिणाम और भी भयावह था। उस विस्फोट से एक चमकता हुआ गोल मोती उत्पन्न हुआ जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी अभी शिवम ने प्राप्त किया था। उसी क्षण एक दिव्य ज्ञान उसे मिला। कुंजी शब्दों में प्रकट हुआ एक रहस्य, द ग्रेट विंड, 3000 प्राचीन रहस्यमयी विधाओं में से एक। शिवम स्तब्ध था। संसार की रहस्यमय कलाएं 3 श्रेणियों में बटी होती हैं: मूल रहस्य, शारीरिक रहस्य और साधारण रहस्य। इनमें से अधिकांश साधारण रहस्य साधक को केवल सहायक शक्ति देते हैं, प्रचंड नहीं बनाते, परंतु 3000 प्राचीन रहस्य साधारण नहीं होते। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने चरम पर वे मूल रहस्य से भी टक्कर ले सकते हैं। उनका अभ्यास केवल समझ और साधना की उच्चतम क्षमता चाहता है, और अपनी कठिनतम यात्रा के कारण वे समय के साथ लगभग विलुप्त हो चुके हैं। यह विचार की ऐसी महान विधा स्वयं उसके सामने प्रकट हुई है, उसे रोमांचित कर गया। टैबू बॉडी के मार्ग पर चलने के लिए उसे असंख्य रहस्यों को आत्मसात करना होगा, और सबसे शक्तिशाली रहस्य उसकी यात्रा को एक नया आयाम देंगे। ग्रेट विंड जैसे महान रहस्य का मिलना उसके भाग्य का विस्फोटक परिवर्तन था। सभी दृश्य धीरे धीरे धुंधले हुए और शिवम वापस वास्तविक संसार में लौट आया। बोन डेमन की चेतावनी उसके कानों में गूंजी कि कोई अचानक पीछे से वार कर रहा है। इसके साथ ही उसे दाईं ओर और पीछे से 2 प्रचंड हमलों का आभास हुआ। वो उन हमलों की गति से चकित था और जानता था कि बच निकलने में कठिनाई होगी। ठीक उसी समय गेंद का कवच सक्रिय था, और जब वह इस बात को समझते हुए आगे छलांग लगा रहा था, दाएं ओर का हमला उससे चूक गया, पर पीछे की ओर का हमला उसके पीठ पर सीधे जा गिरा। टक्कर इतनी तीव्र थी कि शिवम का शरीर हवा में उछल गया और रक्त की एक मोटी रेखा बाहर निकल आई, पर भागते हुए उसने अपनी ऊर्जा से प्रहार का काफी हिस्सा कम कर लिया तथा गेंद का कवच भी कुछ बल रोक गया, इसलिए उसकी चोट उतनी गहरी नहीं हुई जितनी हो सकती थी। पीठ की कुछ हड्डियां टूटी, पर उसकी दिव्य पुनर्प्राप्ति उन्हें पल भर में जोड़ रही थी। शिवम ने घूमकर देखा और उसकी निगाहों में ठंडा क्रोध चमक उठा, और जैसा उसने सोचा था हमलावर वही थे, जाउंडिस और सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग, जो पहले भयभीत होकर भाग गए थे। अब उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, पर विश्वासघात की दग्ध आग अभी भी उनकी आंखों में जल रही थी। शिवम ने मन में बोन डेमन से पूछा कि उसने मोती प्राप्त करने के बाद कितना समय बीत चुका है, और बोन डेमन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, 1 दिन। वन डे। बोन डेमन की आवाज जैसे किसी दूर गूंजती गुफा से निकली प्रतिध्वनि की तरह शिवम के मन में गिरी, और उसने तुरंत समझ लिया कि गोल मोती प्राप्त करने के बाद जिस रहस्यमयी दुनिया में वह डूब गया था, वहां बीता हुआ समय बाहर की दुनिया में पूरे 1 दिन के बराबर था। यही कारण था कि सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग और जॉन्डस अपनी चोटों से लगभग उबर चुके थे, और उनके चेहरे पर फिर से उस पुरानी चालाक क्रूरता की चमक लौट आई थी। शिवम की आंखों में शीतल ज्वाला थी जब उसने पूछा कि उन्होंने उस पर हमला क्यों किया।
उसके स्वर में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, पर भीतर उभरती हिंसा झलक रही थी। उधर सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग और जॉन्डिस की निगाहें सीधी शिवम के हाथ में पकड़े चमकीले मोती पर टिकी थीं, जिसमें जलती हुई दैवी ऊर्जा मानो किसी सोए हुए देवता की सांस की तरह उठ बैठ रही थी। यह मोती साधारण नहीं था, ये तो शेंग मिंग शक्ति और प्राचीन ज्ञान का स्रोत था, और ऐसी वस्तु सदियों से जीवित इन बूढ़े राक्षसों की लालसा को पूरी तरह निगलने के लिए काफी थी। उन दोनों के मन में कोई अपराधबोध नहीं था। वे लंबे समय से जीते आए थे, कई सितारा वर्षों से विश्व को देखते तोड़ते लूटते आए थे। ऐसे लोग न मित्र को मित्र मानते हैं, न सहयोग को कोई महत्व देते हैं। जब वे पहले उस मॉन्स्टर से भागे थे तब अपने बचाव में इतने घबरा गए थे कि सोचने का मौका नहीं मिला, पर जैसे ही उनका भय कम हुआ, उनकी लोभिल दृष्टि उसी मोती पर जा अटकी जिसे शिवम पकड़े था। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि मॉन्स्टर के कमजोर होने का अवसर यही था, और उन्होंने समझा कि शिवम अवश्य ही उस मोती पर अधिकार कर चुका है। इसलिए बिना किसी संकोच के वे लौट आए, छिपकर मौके की तलाश करते रहे, और जैसे ही शिवम स्थिर हुआ उन्होंने पीछे से वार कर दिया। शिवम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि यदि वे सच में खजाने को बांटना चाहते तो वार करके नहीं पूछते। उसने साफ कर दिया कि जिसने उस पर प्राणघातक प्रहार किया है वह उससे किसी दया की उम्मीद न करे। उसके हल्के से इशारे पर गेंद तुरंत स्टोरेज रिंग में समा गई, और ये दृश्य देखकर दोनों बूढ़ों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनके चेहरों पर टपकते लालच में अब तीखा जहर घुल चुका था। सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग ने धमकी भरे स्वर में कहा कि शिवम को सोचना चाहिए कि क्या वह इतना शक्तिशाली है कि इस खजाने को अकेले निगल सके। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वे चाहें तो आजमा सकते हैं, और हथियार थामे सामने बढ़ गया। उसकी चांदी की भाला अंधकार में बिजली की तरह चमकी, मानो स्वयं चंद्रमा ने तलवार का रूप लेकर प्रहार करने का निश्चय किया हो। दोनों बूढ़े अब पूरी तरह विवश हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि केवल धमकी देकर कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की ओर संकेत किया और एक साथ हमला बोल दिया। उनकी शक्ति अब भी 4 सितारा स्तर की थी, पर पहले की चोटें उन्हें कमजोर कर चुकी थीं। जैसे ही तीनों हमले टकराए, आकाश दहाड़ उठा, ऊर्जा की तरंगों ने आसपास की भूमि चीर डाली और भाला चटकती रोशनी के साथ दोनों पर वार कर गया। अगले ही क्षण 2 रक्तरंजित छेद दोनों के शरीरों में दिखाई दिए और वे पीछे लड़खड़ा गए, आंखों में अविश्वास का विस्तार होता हुआ। वे दोनों चकित थे कि शिवम का हमला इतना प्रबल कैसे हो सकता है। वे सच नहीं जानते थे, गेंद की पूर्ण शक्ति मॉन्स्टर के खिलाफ कभी प्रकट नहीं हुई थी, क्योंकि मॉन्स्टर केवल हवा का शरीर था और हर प्रहार उसके लिए व्यर्थ था। लेकिन अब जब गेंद का असली आक्रमण खुलकर सामने आया तो उसकी भाला इतनी भयावह थी कि वह 4 सितारा सम्राट को पल भर में घायल कर सकती थी। शिवम ने कोई अवसर नहीं छोड़ा। उसने ग्रेविटी बीज सक्रिय किए और भारी गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र दोनों बूढ़ों पर गिर पड़ा। दोनों पहले ही घायल थे, उनकी ताकत चरम पर नहीं थी और भारी गुरुत्व के दबाव ने उन्हें और भी धीमा कर दिया। शिवम बिजली की तरह आगे बढ़ा और भाले की चमक ने आकाश को चीरते हुए दोनों शरीरों को सीधे आर पार कर दिया। जॉन्डिस की छाती में बने छेद से खून बहता गया और वह जमीन पर नेल्ड कॉप्स की तरह गिर पड़ा। सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग दूर उछलकर गिरे और उन्होंने भयभीत होकर भागने का प्रयास किया। शिवम ने बिना रुके पीछा किया। ग्रेविटी बीट के दबाव तले बूढ़े की गति और भी धीमी हो गई थी और उसके भीतर अब जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। वह रोते और कांपते हुए दया की भीख मांगने लगा, अपने पिछले कृत्य को भूलकर, पर शिवम के भीतर कोई करुणा नहीं जागी। उसने याद दिलाया कि जब उन्होंने हमला किया था तब उन्होंने भी किसी दया का विचार नहीं किया था। भय से बेहाल बूढ़ा अंतिम प्रयास में पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसकी व्याकुल शक्ति अब इतने योद्धा के सामने किसी टूटे हुए पत्ते जैसी थी। भाले की चांदी रोशनी चमकी और उसका शरीर विस्फोटित होकर टुकड़ों में बिखर गया। केवल एक तैरता हुआ सिर बचा, जिसे अगले ही पल शिवम के वार ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। सिल्वरहेयर्ड बुजुर्ग का अंत भी उसी दया रहित क्रूरता में हुआ जिसे वह स्वयं हमेशा दूसरों को दिखाता आया था। चांदी के बालों वाले बूढ़े को समाप्त करने के बाद शिवम ने शांत मन से उसके और जॉन्डिस दोनों के स्टोरेज रिंग्स उठा लिए और फिर वही चमकता हुआ गोल मोती बाहर निकालकर गहराई से देखने लगा। यह मोती अब सिर्फ एक ऊर्जा स्रोत नहीं था, बल्कि उसके भीतर छुपी शक्तियां शिवम को स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। इसी मोती के भीतर उसे 3000 प्राचीन रहस्यमयी कलाओं में से एक महान गुप्त कला, ग्रेट विंड का पूर्ण रहस्य प्राप्त हुआ था। इसके भीतर अब भी एक भयावह ज्वालामयी तूफान सोया हुआ था, जिसकी कंपन से ऐसा लगता था कि यदि इसे उन्मुक्त किया जाए तो कई सितारा प्रदेश मिनट्स में जलकर राख हो जाएं। उसने ये भी देखा था कि मॉन्स्टर ने इसी मोती की ऊर्जा का एक अंश उपयोग करके 9 अवतार बनाए थे जो अंतिम क्षण में विस्फोटित हुए थे। शिवम सोच रहा था कि क्या उसे सचमुच ग्रेट विंड का अभ्यास करना चाहिए।
उसने मन में उठती शंका को मिटाने के लिए बोन डेमन से पूछा कि क्या इस कला का अभ्यास सुरक्षित है। बोन डेमन ने उत्तर दिया कि 3000 प्राचीन रहस्यमयी कलाओं जैसी अनमोल विधा का अभ्यास न करना ही सबसे बड़ा मूर्खता होगा। शिवम ने बताया कि उसने उस रहस्यमयी दृश्य में एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व को अंततः स्वयं विनाश करते देखा था। बोन डेमन ने समझाया कि वह आत्मविनाश ग्रेट विंड की वजह से नहीं बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वह व्यक्ति अत्यंत ऊंचे स्तर की बाधा को पार करने में असफल रहा और ब्रेक थ्रू की असफलता में भीतर की आग ने उसे जला डाला। हर महान साधना पथ की यही प्रकृति है कि ऊंचे स्तर पर सेक्ट रश और मृत्यु साथ साथ चलती है। शिवम ये सुनकर पूरी तरह निश्चिंत हो गया और उसने तत्काल यहीं बैठकर ग्रेट विंड का अभ्यास प्रारंभ करने का निश्चय किया। उसके पास अभी भी 3 वर्ष की तैयारियों में 1 वर्ष से अधिक का समय था और यह स्थान गगनभेदी तेज हवाओं से भरा था, प्राकृतिक रूप से अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल। उसने मोती को समेटकर उसकी ऊर्जा को मन से अलग किया और अपने भीतर प्रवाहित होने लगी रहस्यमयी कला की विधि को दोहराते हुए साधना में डूब गया। ग्रेट विंड साधारण रहस्यमयी कला नहीं थी। 3000 प्राचीन रहस्य वे विधाएं थीं जिन्हें समझना आसान नहीं, जीवन भर अभ्यास करने पर भी अधिकतर लोग उनकी चौखट तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन शिवम उन साधकों से भिन्न था। उसकी बुद्धि असाधारण थी। उसने 500 से अधिक रहस्य पहले ही आत्मसात कर लिए थे और इस अनुभव ने उसकी समझ को सामान्य साधकों से बहुत आगे पहुंचा दिया था। तीसरी बात यह थी कि इस स्थान की हवाएं उसी प्राचीन महान साधक की बची हुई शक्ति थीं जिसने कभी इस कला को चरम पर पहुंचाया था। इन्हें देखकर शिवम मानो एक अदृश्य गुरु से सीख रहा था। दिन बीतते गए और हवाएं उसकी सांसों का हिस्सा बनती गईं। महीना दर महीना धीरे धीरे 1 वर्ष गुजर गया। एक दिन आकाश में अचानक एक तेज चमक के साथ उसकी देह प्रकाश रेखाओं की तरह लहराने लगी। हर बार वह चमकता हवाएं अपने आप उसके रास्ते से अलग हो जाती, मानो अब वे उसे शत्रु नहीं गुरु की तरह सम्मान दे रही हों। अंततः उसने अपनी हथेली उठाकर एक प्रचंड तूफान एकजुटता किया और वह तूफान आकाश को काटता हुआ आगे बढ़ा, मानो शून्य में मार्ग बना रहा हो। शिवम ने गहरी सांस ली और साधना समाप्त कर दी। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। उसने अनुभव किया कि ग्रेट विंड किसी साधारण रहस्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब उसने इस कला को अपनी इंस्क्रिप्शन फोर्स के साथ जोड़ा तो इसकी ऊर्जा मूल रहस्यों के 3 बंधनों को तोड़ने वाली कला से भी अधिक उग्र प्रतीत हुई। वह समझ गया कि भविष्य में ये कला उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड्स में से एक होगी। इसके बाद उसने मोती को हाथ में लेकर पुनः उसकी शक्ति को समझने का प्रयास किया। उसने उसका नाम गोविंद बीड रखा। इस मोती के भीतर छिपी आग और हवाओं का तूफान इतना भयंकर था कि यदि पूर्ण रूप में मुक्त हो जाए तो किसी भी जीवन क्षेत्र को पल भर में मिटा सकता था। दुर्भाग्य से उस पर लगे प्राचीन सील्स को अब भी पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता था, पर ग्रेट विंड की प्रगति के अनुसार धीरे धीरे कुछ भाग मुक्त किए जा सकते थे। शिवम जानता था कि यह मोती उसकी सबसे खतरनाक अंतिम चाल बनने वाला था। समय अब 3 वर्ष की प्रतिज्ञा के निकट था और उसने सोचा कि आने वाले समय में विभिन्न जातियों के महान प्रतिभाशाली योद्धाओं से भिड़ंत कैसी होगी। इस उत्सुकता के साथ वह हवा को चीरता हुआ बाहर निकला और थोड़े समय में विंडी गैलेक्सी को पार करता हुआ फिर से गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल लौट आया। वहां पहुंचते ही हेडमास्टर के मुखिया स्वयं उससे मिलने आए। शिवम ने हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि वे अब आने की हिम्मत कर पाए हैं। हेडमास्टर ने संकोच से सिर झुका लिया और बताया कि उनकी शक्ति नगण्य थी और वे एंशिएंट यूनिवर्स की शक्तिशाली जातियों का विरोध नहीं कर सकते थे। शिवम ने यह सुनकर समझा कि भय ने उन्हें विवश किया, इसलिए उसने कोई शिकायत मन में न रखी। शिवम ने पूछा कि पिछले वर्षों में विभिन्न जातियों के प्रतिभाशाली योद्धा यहाँ आए थे या नहीं। मुखिया ने बताया कि संख्या बहुत बड़ी थी, कई उसे चुनौती देने आए, कई केवल देखने आए, परंतु उसकी अनुपस्थिति और 3 वर्षीय समझौते की वजह से वे स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप में ही डेरा डालकर बैठ गए। वे रूपाली को ढूंढते रहे पर उसे भी किसी ने नहीं देखा। इस दौरान स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप गतिविधियों और प्रतियोगिताओं से भरा रहा और सभी उसकी प्रतीक्षा में उत्साह तथा तनाव दोनों में थे। अब शिवम स्थिति पूरी तरह समझ चुका था और आगे होने वाली मुठभेड़ के लिए उसका हृदय उत्साह से भरा हुआ था। हेडमास्टर की बातों के बाद शिवम ने स्थिति को काफी हद तक समझ लिया। उसने पूछा कि हाल ही में क्या कोई जीनियस सभा हुई है। हेडमास्टर ने पूछा कि क्या शिवम स्वयं पहल करके उनके सामने जाना चाहता है। शिवम मुस्कुराते हुए बोला कि 3 वर्ष की चुनौती उसने स्वयं तय की थी और इतने समय से सब उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए अब समय आ गया है कि वह बाहर निकले और सबका सामना करे।
हेडमास्टर ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी कि भले ही इस बार कोई डेवल एम्परर स्तर का जीनियस नहीं आया, लेकिन कई भयंकर पात्र मौजूद हैं जिनकी युद्धशक्ति इतनी प्रचंड है कि वे डिवाइन एम्परर तक को मार डालने की क्षमता रखते हैं, और वह चाहता था कि शिवम सावधानी बरते। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि वह सब समझता है। इसके बाद हेडमास्टर ने बताया कि हाल ही में कूनस्टा पर एक जीनियस सभा चल रही है और यदि वह अभी निकले तो ठीक समय पर पहुंच जाएगा। शिवम ने बिना देर किए वहीं से कूनस्टा का रुख किया। कूनजिंग में पानी और पर्वतों का सौंदर्य अद्वितीय था। विशाल कुनमिंग लेक का जल इतनी स्पष्टता से चमक रहा था कि दूर तक सब कुछ दर्पण जैसा दिखता था। झील के केंद्र में एक छोटा द्वीप था और उस समय अनगिनत छोटे द्वीप उस द्वीप के आसपास तैर रहे थे। हर दिशा से विभिन्न जातियों के जीनियस वहां जुटे हुए थे। वे सभी शिवम की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षों से वे रूपाली को खोजते फिर रहे थे, पर जब वह नहीं मिली तो वे बार बार सभाएं करके समय बिताते रहे, अभ्यास करते रहे और शिवम के आने का इंतजार करते रहे। उनके अलावा स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप की 18 शक्तियों के जीनियस भी वहां थे, जो शिवम को चुनौती देने नहीं बल्कि केवल अन्य महान जातियों के महान प्रतिभाओं से मिलने आए थे। द्वीप के बीच में एक विशाल युद्धमंच बना था और उस पर 2 युवा प्रतिभाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थीं। दोनों डिवाइन मोनार्क 9th लेयर के थे और उनका मुकाबला देखने लायक था। चारों ओर बैठे कई युवा शराब पीते हुए, बात करते हुए और लड़ाई देखते हुए समय बिता रहे थे। कोई पूछ रहा था कि क्या शुभम यानी शिवम सच में आएगा या नहीं। कुछ लोग हंसते हुए कहते कि वह केवल समय टालने के लिए 3 वर्ष का वादा करके भाग गया है और इतने सारे महान योद्धाओं के जुटने पर वह कभी बाहर नहीं आएगा। कुछ कहते कि अच्छा ही है, यदि वह नहीं आया तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी और अल्फ राजकुमारी उससे विवाह नहीं करेगी। कुछ लोग ये भी कहते कि यदि वह प्रकट भी हुआ तो इतने सारे योद्धा उसके अभिमान को चकनाचूर कर देंगे और उसे सबके सामने नीचा दिखा देंगे। उसी समय अचानक पूर्व दिशा की ओर से किसी ने झील पर आती एक आकृति की ओर इशारा किया। सबकी नजरें उधर घूम गईं। पानी की सतह पर श्वेत तरंगों को चीरता हुआ एक युवा तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह शिवम था। उसके आते ही भीड़ में खलबली मच गई। सब उठ खड़े हुए। किसी ने कहा कि वह आखिरकार प्रकट हो गया और किसी ने कहा कि यह अच्छा हुआ कि उसने हिम्मत दिखाई। युद्धमंच पर लड़ रहे दोनों युवक तुरंत रुक गए और पीछे हट गए। यद्यपि वहां सैकड़ों महान प्रतिभाएं थीं, पर बहुत कम लोग ऐसे थे जो सच में शिवम से लड़ने की हिम्मत रखते। शिवम कुछ ही कदमों में हवा को चीरते हुए युद्धमंच के ऊपर उतरा। तभी हवा में एक बैंगनी प्रकाश चमका और मंच पर एक परिचित आकृति उतर आई। विनोद। भीड़ में चर्चा फैल गई कि विनोद ने ज़िकी टोंगटियन तकनीक में ब्रेक थ्रू कर लिया है और वह सम्मान वापस पाने आया है। शिवम ने उसे एक नज़र देखा और सिर हिलाते हुए कहा कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। विनोद ने क्रोध में कहा कि बिना लड़े कैसे पता चलेगा, और वह तेज बैंगनी प्रकाश से घिरा हुआ युद्ध कामना से भरा था। शिवम ने केवल एक हल्की सांस छोड़ी और अपनी कल्टीवेशन ऑरा प्रसारित की। इतने में विनोद की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, डिवाइन मोनार्क 7th लेयर। उसे याद था कि रिसोर्स कवर्नेंट के समय शिवम डिवाइन मोनार्क 5th लेयर पर था और उसकी दबाव में 6th लेयर ब्रेक थ्रू किया था। अब इतने कम समय में वह 7th लेयर तक पहुंच गया था, और जहां तक उसकी युद्धशक्ति की बात थी वह पहले ही सामान्य प्रतिभाओं से अनगिनत गुना अधिक थी। इसका अर्थ ये था कि अब वह उससे कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था और उसके सामने खड़े रहना भी व्यर्थ था। विनोद के भीतर का युद्ध संकल्प पल भर में गायब हो गया। वह चुपचाप मुड़ा और सीधे कूनस्टार से बाहर चला गया। वह शर्मिंदा था, आहत था, और अपने मन को शांत करने के लिए उसे कहीं दूर जाना था। नीचे खड़ी भीड़ आश्चर्यचकित थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि विनोद क्यों यूं ही चला गया। उन्हें ये पता नहीं था कि शिवम अब डिवाइन मोनार्क 7th लेयर पर पहुंच चुका था। यदि उन्हें ये पता चल जाता तो शायद वे अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही न ढूंढ पाते। भीड़ के बीच एक सीट पर बैठे बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने ठंडी और उपेक्षा से भरी आवाज में कहा कि यह सचमुच व्यर्थ था और जैक कबीले की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला गया था। लोग उसकी ओर देखने लगे और उनकी नजरों में भारी संजीदगी उतर आई, क्योंकि वे पहचान चुके थे कि वह कौन है। वह था स्पिरिट कबीले का भयावह प्रतिभाशाली योद्धा रखा। स्पिरिट कबीला एंशंट वंश सूची में 67वें स्थान पर था और जैक कबीले से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। कहा जाता है कि बहुत समय पहले दोनों कबीले एक ही कुल के थे, परंतु अज्ञात कारणों से वे 2 भागों में विभक्त हो गए और तब से स्पिरिट हमेशा स्वयं को मुख्य धारा मानता आया था और जैक पर उपहास करता था। यही कारण था कि रखा ने ताना मारा। फिर वह उठकर बैंगनी प्रकाश में लिपटा युद्धमंच पर उतरा।
भीड़ में उत्साह फैल गया क्योंकि रका की प्रतिष्ठा प्रकाश से भी अधिक थी और विनोद से कई गुना अधिक युद्ध शक्ति रखता था। कई शक्तिशाली जीनियस मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि रका का आक्रोश शिवम की वास्तविक शक्ति को परखने का सर्वोत्तम अवसर था। चारों ओर से फैंटेसी जेड निकालकर लोग इस मुकाबले का सीधा प्रसारण करने लगे और पूरे ब्रह्मांड में बैठे असंख्य जीव इस दृश्य को देखने लगे। रका ने ऊंचे स्वर में कहा कि शिवम अपना संपूर्ण बल लगाए क्योंकि वह उसे सबके सामने दबाना चाहता है। शिवम ने शांत भाव से कहा कि यह तो इस पर निर्भर करेगा कि क्या सामने वाला उसे अपनी पूरी शक्ति उपयोग करने पर मजबूर भी कर सकता है या नहीं। ये सुनकर रका क्रोधित हुआ और उसने जिक्सिया डिवाइन पावर और जिकी डोंगलाई चाल को सक्रिय किया। दूर आकाश से दो बैंगनी किरणें उड़कर उसके हाथों में समा गईं। उसके पीछे बैंगनी पंख उभरे और वह बैंगनी बिजली की तरह शिवम पर टूट पड़ा। बैंगनी ऊर्जा की तलवारें अंतरिक्ष को ऐसे काट रही थीं जैसे कागज हो। शिवम ने केवल मुंह के उठाए और 5 गुना शक्ति सक्रिय करके प्रहार किया। टकराव की आवाज ऐसे गूंजी जैसे दो विशाल गड़गड़ाहटें फट गई हों। दोनों पीछे हटे पर अंतर ये था कि शिवम जहां केवल 3 कदम पीछे हटकर स्थिर हो गया था, वहीं रका 10 कदम पीछे लुढ़क कर जैसे तैसे खड़ा हो पाया और उसके चेहरे पर लाली उतर आई। पहली ही भिड़ंत में वह पूरी तरह पिछड़ चुका था और शिवम मन ही मन समझ चुका था कि विनोद से शक्तिशाली होते हुए भी रका उसके सामने टिक नहीं सकता। अपमान से भरा रका फिर चीखा और उसके शरीर पर स्पिरिट डिवाइन आर्मर प्रकट हुई। यह उनके कबीले का विशेष दिव्य कवच था जो पहनने वाले की आक्रमण और रक्षा क्षमता दोनों को बढ़ा देता था। कवच धारण करते ही उसकी शक्ति उफनती हुई ज्वाला जैसी बाहर निकलने लगी और वह एक दैत्यराज की तरह शिवम पर टूट पड़ा। 2 बैंगनी तलवारें ऐसी शक्ति से वार कर रही थीं कि मानो अंतरिक्ष को फाड़ दें, परंतु शिवम फिर भी शांत रहा और उसने ग्रेविटी बीड्स का उपयोग किए बिना केवल कर्स पावर और अपनी सैकड़ों अटैकिंग सीक्रेट आर्ट्स को मुक्कों में संजोकर प्रत्याक्रमण किया। दोनों की भिड़ंत से चारों दिशाएं कांपीं और कुछ ही क्षणों में दोनों ने दर्जनों वार किए। दर्शक दंग रह गए क्योंकि यह लड़ाई डिवाइन मोनार्क रेल्म की सीमाओं से परे थी। साधारण डिवाइन एम्परर भी इस युद्ध में पास जाने की हिम्मत नहीं करते। अंततः शिवम का एक प्रहार रका के छाती पर लगे स्पिरिट डिवाइन आर्मर को भीतर तक धंसा गया। कवच की अद्भुत रक्षा भी शिवम के प्रहार को नहीं रोक सकी। भारी शक्ति ने रका के शरीर को शेल की तरह उछाल दिया और उसके मुख से रक्त की धार फूट पड़ी। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि शिवम बिजली की तरह उसके पीछे पहुंच गया और लगातार प्रहार करने लगा। रका कुछ ही हमले रोक पाया और फिर युद्धमंच से बाहर गिरा। उसकी हड्डियां चरमराकर टूट गईं और वह अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ा रहा। वह पूरी तरह हार चुका था। दर्शकों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने देखा कि शिवम की शक्ति पिछली बार से भी कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। पहले प्रकाश से लड़ते समय शिवम ने ग्रेविटी बीड्स का उपयोग किया था, पर इस बार उसने उनका उपयोग तक नहीं किया, जिसका सीधा अर्थ था कि उसके पास अभी भी छिपे हुए ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। शिवम ने मंच पर खड़े होकर पूछा कि अब कौन उससे लड़ना चाहेगा। कई युवक एक दूसरे की ओर देखते रहे। इतने सारे जीनियस होने के बावजूद बहुत कम लोग थे जो सचमुच लड़ने की हिम्मत रखते थे। अंततः एक युवक खड़ा हुआ जिसकी चादर हवा में लहरा रही थी। लोगों ने उत्साह से कहा कि यह भारतीय कबीले का किल 19 है। भारतीय कबीला एंशंट वंश सूची में 56वें स्थान पर था और उसकी शक्ति स्पिरिट से भी ऊपर मानी जाती थी। किल 19 अपने कबीले का प्रमुख योद्धा था, अत्यंत खतरनाक और क्वाजी एम्परर सूची के शीर्ष 100 में प्रवेश के कगार पर था। शीर्ष 100 क्वाजी इंपीरियल सूची कोई आधिकारिक सूची नहीं थी, बल्कि अनेक विद्वानों और योद्धाओं द्वारा मनोरंजन के क्षणों में तैयार की गई वह सूची थी जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के शीर्ष प्रतिभाओं की नकल करते हुए 100 क्वाजी इंपीरियल स्तर के सर्वश्रेष्ठ जीनियस को स्थान दिया था। इस सूची में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस स्तर का शिखर माना जाता था, भयावह, प्रतिभाशाली और एक से बढ़कर एक शक्ति से परिपूर्ण। भारतीय कबीले के किलिंग 19 को भी उसी सूची में प्रवेश करने के कगार पर माना जाता था। इसलिए जब वह आगे बढ़ा तो भीड़ में आशा की लहर दौड़ गई, मानो सब किसी ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों जो शिवम को दबा सके। किलिंग 19 ने हवा में कदम रखते हुए युद्धमंच पर उतरते ही ऐसा घातक और ठंडा मर्डरस ऑरा फैलाया कि आसपास की दुनिया तक ठंडी हो गई। उसने पीठ पीछे हाथ बांधकर अहंकार से भरी आवाज में कहा कि डिवाइन मोनार्क के 7वें स्तर पर इतनी भयानक शक्ति उसने जीवन में कभी नहीं देखी। वह शिवम को दबाकर उसकी प्रतिष्ठा को पैरों तले रौंदना चाहता था और स्वयं को शीर्ष 100 की सूची में धकेलने के लिए इस जीत को सीढ़ी बनाना चाहता था।
ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति जन्म से ही अभिमानी था और मानता था कि दुनिया का कोई भी योद्धा उससे ऊपर नहीं। शिवम ने उसकी बातें सुनी और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि जिसे शीर्ष 100 की सूची में जगह भी न मिली हो वह इतनी अकड़ कैसे दिखा सकता है, क्या उसे हंसी नहीं आती। किलिंग 19 का चेहरा पल भर में अंधेरा पड़ गया और उसकी हत्या की इच्छा और भी ठंडी हो गई। शिवम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह उसके लिए कचरे से अधिक कुछ नहीं है। ये सुनते ही किल 19 ऐसा उछला मानो उसकी पूंछ पर पांव रख दिया गया हो। उसके शरीर से उज्ज्वल शक्तिपुंज फूटे और उसकी हथेलियों पर 2 चमकदार प्रतीक उभरे जो सीधे शिवम पर दागे गए। ये दिव्य प्रतीक इतनी विनाशकारी शक्ति लिए हुए थे कि हवा और अंतरिक्ष तक को फाड़ते हुए आगे बढ़े, किंतु शिवम ने 2 साधारण मुक्कों से ही उन्हें चकनाचूर कर दिया। ये तो केवल उसकी आक्रमण शैली की शुरुआत थी। किल 19 ने क्रोधित स्वर में सील ऑफ किलिंग और सील ऑफ लॉ का आह्वान किया। उसके आसपास असंख्य दिव्य मुद्राएं उभर आईं, चमकदार, जीवंत और विनाशकारी दिव्य शक्ति से भरी हुई। 9 शक्तिशाली सीलें एक जगह संगठित होकर ऐसी प्रचंड शक्ति के साथ शिवम की ओर बढ़ीं कि उनके मार्ग में आते ही अंतरिक्ष लहराने लगा। भारतीय कबीले की शक्तियां मूलतः हत्या और विनाश से जुड़ी थीं और उनकी मूल दिव्य कला किलिंग सील्स पर आधारित थी, जिसका चरम रूप पूरी दुनिया का संहार कर सकता था। शिवम ने उनसे लड़ने के लिए अपने मुंह के उठाए, पर जैसे ही उसके घूंसे उन सीलों से टकराए उसने उनके भीतर छुपी दानवी किलिंग फोर्स का बोझ महसूस किया और कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ये देखकर सारे जुशावर उछल पड़े और उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा कि शिवम आखिरकार पीछे धकेल दिया गया है। इतने समय में पहली बार उनमें आशा जगी थी, क्योंकि इतने सारे उच्चस्तरीय जीनियस होने के बावजूद वे निरंतर शिवम द्वारा दबाए जाते रहे थे। शिवम ने मन ही मन स्वीकार किया कि किलिंग 19 वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है और यदि वह ग्रेविटी बीड्स का उपयोग न करे तो शायद ये लड़ाई उसके लिए आसान न हो। यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी की अपार शक्ति थी। विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत प्रतिभाएं थीं और किसी भी स्तर पर ऐसे योद्धा मिल सकते थे जो कर्स बॉडी से टकराने का साहस रखते हों। किल 19 ने फिर से आक्रोशपूर्ण गर्जना की और उसके चारों ओर घूमती किलिंग सील्स और भी तेज गति से शिवम की ओर बढ़ीं। तभी शिवम के हृदय में विचार जागा और ग्रेविटी बीड्स बाहर उड़ाए। उसने 3 नहीं केवल 2 बीड्स का उपयोग किया, क्योंकि किलिंग 19 के लिए 2 ही पर्याप्त थे। गुरुत्वाकर्षण की डरावनी लहरें पूरे मंच पर फैल गईं और किलिंग 19 को दबाने लगीं। वह पहले से सावधान था और उसके पास ऐसी किलिंग सील्स थीं जो तलवार में बदलकर ग्रेविटी को काटने लगीं, पर फिर भी वह घातक गुरुत्व को भेद न पाया। उसकी गति धीमी पड़ गई, शरीर कांपने लगा और उसके हमले भी बोझ से भरकर मंद हो गए। शिवम की आकृति प्रकाश की तरह चमकी और वह किलिंग 19 के करीब पहुंच गया। उसके मुंह के लगातार प्रहार करते गए और दोनों के बीच दर्जनों वारों का आदान प्रदान हुआ। अंततः किलिंग सील्स की शक्ति टूटने लगी और एक एक करके वे शिवम की शक्ति के सामने बिखरने लगी। शिवम धारा को चीरते हुए आगे बढ़ा और अंतिम प्रहार में उसकी मुट्ठी किलिंग 19 के सीने पर गिरी। उसके शरीर की सारी सीलें छिन्न भिन्न हो गईं और वह युद्धमंच से बाहर दूर जाकर गिरा। उसके मुख से रक्त बह रहा था, हड्डियां टूट चुकी थीं और वह क्षण भर के लिए भी चलने में सक्षम नहीं था। वह पराजित हो चुका था, भयंकर रूप से पराजित। ये शिवम की दया थी कि उसने उसका पूर्ण अंत नहीं किया, अन्यथा वह जीवित वापस न लौटता। भीड़ स्तब्ध होकर खामोश हो गई। यदि किलिंग 19 भी शिवम के सामने टिक नहीं सका तो अब इस ब्रह्मांड में कौन था जो उससे टकराने की हिम्मत रखता। कुनमिंग आइलैंड पर उस क्षण गहरी शांति छाई हुई थी और ड्रीम गॉड जेड के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में इस युद्ध को देख रहे अनगिनत दर्शक भी मौन थे। शिवम की युद्ध शक्ति ने सचमुच उन्हें हिला दिया था। डिवाइन मोनार्क के 7th लेवल पर खड़े होकर इतनी भयावह शक्ति दिखाना वास्तव में चौंकाने वाला था। वह युद्ध मंच पर खड़ा रहा और ऊंची आवाज में पूछा कि कौन है जो आगे आकर युद्ध करना चाहता है, किंतु चारों ओर कोई भी योद्धा आगे बढ़ने का साहस न कर सका। आज वहां टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स की सूची में आने वाला कोई असली पियरलेस डेमन नहीं था। जो लोग उपस्थित थे वे केवल वही प्रतिभाएं थीं जो सूची के करीब थे, परंतु जब किलिंग 19 जैसा योद्धा भी शिवम का सामना न कर सका तो और कौन इस परिणाम को बदल सकता था। शिवम ने चारों ओर दृष्टि डाली और तुरंत महसूस किया कि कई योद्धाओं के भीतर युद्ध की इच्छा थी, पर वे संकोच का शिकार हो रहे थे। उसने उनकी ओर देखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सामर्थ्य वास्तव में नामात्र की ही है।
यही कारण है कि उनमें खुद फेरी प्रिंसेस का पीछा करने का साहस नहीं और उल्टे उससे ट्रबल मोल लेने उसके पास आते हैं ताकि दूसरों के आगे अपने को श्रेष्ठ दिखा सकें। दुर्भाग्य ये कि उन्होंने गलत व्यक्ति चुन लिया था। उसके ये शब्द पूरे वातावरण में गूंजे और वहां उपस्थित अनेक युवाओं के लिए मानो चेहरों पर लगने वाले थप्पड़ थे। वे क्रोध से दांत पीसने लगे। मन करता था तुरंत मंच पर छलांग लगा दें, परंतु शिवम की वास्तविक शक्ति का विचार उन्हें रोक देता। वे अत्यंत शर्मिंदा और निरुत्तर हो चुके थे और स्वयं को कोस रहे थे कि एक साधारण से गैलेक्सी जेके के डिसाइपल को उन्होंने कम आंका। अगर वे जानते कि शिवम इतना भयावह है तो वे इतना बड़ा उपद्रव पहले स्थान पर कभी न करते। अब उनकी स्थिति सांप के मुंह में चूहा जैसी हो चुकी थी। ना निगल सकते थे ना छोड़ सकते थे। कुछ तो इतने शर्मिंदा थे कि ड्रीम गॉड जेड बंद कर देना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि ऐसा करने पर सबको पता चल जाएगा कि वे भयभीत हो गए हैं। शिवम ने उन पर एक नज़र डाली और शांत स्वर में कहा कि वह जानता है उनमें कुछ शक्तिशाली योद्धा भी हैं, इसलिए उन्हें अवसर देता है। वे चाहें तो एक साथ आकर उससे लड़ सकते हैं। ये सुनते ही चारों ओर हलचल मच गई। ये खुला अपमान था, बेझिझक और सीधा। शिवम ने उन्हें फिर उकसाया कि यदि इतनी हिम्मत है तो वही आए, वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। अंततः एक बॉल्ड हेडेड युवक सबसे पहले युद्ध मंच की ओर बढ़ा और उसके पीछे दो और शक्तिशाली युवाओं ने भी छलांग लगा दी। यही सबसे ताकतवर जीनियस थे जिनकी शक्ति किलिंग 19 के बराबर मानी जाती थी। पूरी भीड़ अपेक्षा करने लगी कि यह तीन योद्धा शायद मिलकर शिवम को चुनौती दे पाएंगे। अनेक दर्शकों ने ड्रीम गॉड जेड में टिप्पणी की कि भले ही शिवम अत्यंत प्रतिभाशाली है और भविष्य में टॉप 100 क्वाजी एम्परर सूची में निश्चित ही पहुंचेगा, लेकिन अभी वह स्तर बहुत दूर है। परंतु उनकी आंखें फिर भी उसी प्रक्षेपण पर टिकी थीं जहां चारों आकृतियां युद्ध मंच पर टकरा चुकी थीं। चारों योद्धाओं के बीच तेज गति से भयावह टकराव शुरू हो गया। शिवम ने अब भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था और ग्रेविटी बीड्स में से केवल 2 का ही उपयोग किया। इससे युद्ध बराबरी का प्रतीत होता था और मंच चारों ओर ऊर्जा की तरंगों से भर गया था। कई सौ प्रहारों तक युद्ध चलता रहा और शुरुआती समय में विजेता का अनुमान लगाना कठिन था। परंतु धीरे धीरे तीनों जीनियस की शक्ति क्षीण होने लगी और शिवम बढ़त पर आ गया। अंततः पहला युवक मंच से बाहर उड़ गया, दूसरा भी कुछ ही क्षणों बाद पराजित होकर गिर पड़ा और तीसरा तो 2 प्रहार भी न सह सका। तीनों घायल होकर रक्त उगलते हुए मंच के बाहर पड़े थे और विजयी था शिवम। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। अनेक चेहरों पर हताशा और अपमान स्पष्ट था। क्या सचमुच शिवम की शक्ति टॉप 100 क्वाजी एम्परर स्तर तक पहुंचने को तैयार हो चुकी थी? स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप के कुछ योद्धाओं को छोड़कर लगभग सभी निराश और घायल अहंकार के साथ खड़े थे। स्पार्कल के युवाओं के लिए तो ये दृश्य सुखद था, क्योंकि अब तक बहुजातीय जीनियस उन्हें तुच्छ समझकर नज़रअंदाज करते आए थे। आज वे सबके सामने पराजित हो रहे थे, इसलिए स्पार्कल समूह के युवाओं को भीतर से सांत्वना मिली। शिवम ने इन विचारों की परवाह नहीं की। उसने निर्लिप्त भाव से चारों ओर देखते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोई भी उसे चुनौती देने में सक्षम नहीं। उसके इस वाक्य ने भीड़ का चेहरा और लाल कर दिया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि वह इतना घमंड न करे। अभी कई टॉप 100 क्वाजी एम्परर सूची के दैत्य कून स्टार पर नहीं पहुंचे हैं। वे आएंगे और शिवम को तुरंत दबा देंगे। किसी और ने कहा कि उसे स्पार्कल जिंग्यू ग्रुप आने से पहले भी ऐसा ही कहा गया था और अब वह हकीकत सभी के सामने है। दर्शकों में से कुछ ने घोषणा की कि उन्हें समाचार मिला है कि टॉप 100 सूची के कई योद्धा पहले ही कून स्टार की ओर निकल चुके हैं और यदि शिवम में साहस है तो वह यहां से न जाए और उनका सामना करे। शिवम ने शांत भाव से उत्तर दिया कि वह यहीं प्रतीक्षा करेगा। फिर वह युद्ध मंच के मध्य बैठ गया, क्रॉस लेग, और एक बोन बीड निकालकर उसके भीतर संचित ऊर्जा को अवशोषित करने लगा ताकि अपनी कोशिकाओं में शक्ति संग्रहित कर सके और भविष्य की लड़ाई के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सके। उसके हृदय में जिज्ञासा थी। एंशंट यूनिवर्स के शीर्ष दानव टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स की असली शक्ति कैसी होती है, वो स्वयं देखना चाहता था। टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स की सूची भले ही कॉस्मिक हेवनली प्राइड लिस्ट जितनी औपचारिक न हो, फिर भी यह सूची अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा लंबे समय तक अवलोकन के बाद बनाई जाती है। इसमें कुछ नाम छूट सकते हैं, पर यह सूची कुल मिलाकर एंशंट यूनिवर्स के क्वाजी इंपीरियल स्तर के सर्वोच्च प्रतिभाओं को काफ़ी हद तक दर्शाती है। इसलिए हर दर्शक, चाहे वह कुनमिंग आइलैंड पर मौजूद हो या ड्रीम गॉड जेड के माध्यम से दूरस्थ सितारों से देख रहा हो, सबकी निगाहें इस क्षण पर टिकी थीं और वे उन दैत्याकार प्रतिभाओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ड्रीम गॉड जेड के भीतर पहले ही हलचल मची हुई थी।
अनगिनत लोग उत्साहित होकर चर्चा कर रहे थे। कोई हैरान था कि शिवम जैसी कल्टिवेशन वाला व्यक्ति टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स के दैत्यों का खुलेआम इंतजार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। किसी ने कहा कि यह साहस नहीं बल्कि पागलपन है, पर कुछ ने कहा कि शायद शिवम के भीतर अभी और भी रहस्य और भी ट्रम्प कार्ड्स छिपे हुए हैं, अन्यथा वो इस तरह नहीं बैठा रहता। इस बीच स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप की विशालता के विभिन्न कोनों से कुछ वास्तविक टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स स्तर के पीयरलेस जीनियस कून स्टार की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हर किसी के मन में अलग उत्साह और विचार थे। कोई सोचता था कि वह स्वयं फेरी प्रिंसेस के सामने अपनी शक्ति साबित करेगा। कोई चाहता था कि शिवम को पैरों तले रौंदकर अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा करे। कोई केवल ये देखना चाहता था कि इस अत्यधिक आत्मविश्वासी यूथ में और क्या बचा है। लेकिन विशाल स्टारफील्ड में हर स्थान वर्महोल से जुड़ा नहीं होता, इसलिए उन्हें कून स्टार तक पहुंचने में समय लगता। अंततः एक दिन से अधिक समय बीतने के बाद कुनमिंग लेक के ऊपर अचानक शून्य फटने जैसा कंपन हुआ और एक आकृति हवा से प्रकट हुई। यह एक विशालकाय अत्यंत बलशाली युवा था जिसके सिर पर दो विशाल सींग थे, मानो आसमान को चीरते दो धारदार स्वर्गीय ब्लेड। उसकी उपस्थिति मात्र से ऐसा लगता था मानो कोई युवा गॉड एम्परर वहां खड़ा हो, जबकि वह अभी केवल क्वाजी एम्परर रेल्म में था। एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही आकाश को निगल जाने वाली शक्ति रखता हो। भीड़ में अचानक गगनभेदी स्वर उठे, ये डिवाइन काउ ट्राइब का प्रदीप है। टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स में रैंक 99। हर चेहरे पर उत्तेजना तैर गई। आखिरकार सूची का पहला पीयरलेस जीनियस पहुंच चुका था। डिवाइन काउ ट्राइब भले कुल रैंकिंग में टॉप 100 रेसेस में न आते हों, पर प्रदीप हमेशा से अपने युग का दैत्य समझा जाता था। उसकी शक्ति कई बड़े ट्राइब्स की युवा प्रतिभाओं को कुचल चुकी थी। उसे देखकर एक क्षण को हवा तक थम गई। प्रदीप आगे बढ़ा और युद्ध मंच के ऊपर हवा में खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति का दमनकारी दबाव पूरे क्षेत्र को हिला रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा है, मैं ही सबसे पहले पहुंच गया। शुभम, आज मैं तुम्हारी घमंड को चकनाचूर करूंगा। फिर उसने किसी प्रकार की औपचारिकता या बातचीत की आवश्यकता न समझते हुए तुरंत हमला किया। आकाश में एक विशाल भैंस का खुर प्रकट हुआ, जैसे किसी तारे का टुकड़ा गिर रहा हो। वह खुर इतनी भारी शक्ति से उतर रहा था कि युद्ध मंच तक कांप उठा। इस एक प्रहार में वह पूरी क्षमता झोंक चुका था। वह जानता था फेरी प्रिंसेस देख सकती है, और आज वह स्वयं को सिद्ध करने आया था। शिवम ने भीतर ही भीतर मुस्कराते हुए सोचा कि यह व्यक्ति बिना सोचे समझे उस पर कदम रखने आया है, तो आज वह उसे मनचाहा परिणाम देगा। प्रदीप के अहंकारी रवैये ने उसे क्रोधित कर दिया था, इसलिए शिवम ने इस बार सीधे 3 ग्रेविटी बीड्स का उपयोग किया। आकाश में 3 गोलाकार मोती चमके और एक क्षण में भयानक पर्वत तोड़ दाब वाला गुरुत्वाकर्षण प्रदीप पर गिर पड़ा। प्रदीप का पूरा शरीर डगमगा गया, लगभग वह हवा में ही गिर पड़ता। उसके विशाल खुर की आकृति भी हिलने लगी। अगले ही पल शिवम प्रकाश वेग से हिला और खुर से बचकर सीधे प्रदीप के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। फिर धम 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 शिवम ने अपने पैरों से उस दैत्य को कुचलना शुरू किया। उसके पैरों की कोशिकाओं में अनगिनत लेग टाइप सीक्रेट आर्ट्स समाहित थे, जिनसे हर प्रहार ऐसा था मानो कोई दिव्य हथौड़ा प्रहार कर रहा हो। शिवम के पूरे शरीर की हर कोशिका इंस्क्रिप्शन पावर से भरी है, इसलिए वह चाहे मुक्का चलाए, पैर चलाए या कोहनी, हर भाग एक हथियार है। प्रदीप ने दहाड़ लगाई। उसकी गर्दन से 2 तेज हॉर्न ब्लेड्स जैसी रोशनियां निकली, परंतु 3 ग्रेविटी बीड्स का संकेंद्रित दबाव इतना अधिक था कि उसके डिवाइन पावर का प्रवाह लगभग ठहर गया। उसकी हड्डियां चरमराने लगी, पूरा शरीर भारी बोझ से दब गया, न परिणामस्वरूप उसके वार नरम पड़ गए। आखिरकार धड़ाम शिवम का प्रहार उसके हॉर्नलाइट को चकनाचूर कर गया और उसके पैरों ने प्रदीप के चेहरे को गहराई तक धंसा दिया। प्रदीप का पूरा शरीर मेटियोरॉइड की तरह गिरकर बैटल प्लेटफॉर्म में जा टकराया। उसका एक सींग टूट गया, नाक टेढ़ी हो गई और पूरा चेहरा धंस गया। वह दबाव में इतना लाचार था कि मंच पर पड़ी किसी मृत प्राणी की तरह सिसक रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था। पूरी भीड़ स्तब्ध थी। ड्रीम गॉड जेड से देखने वाले भी थर्रा गए। क्या ये सच में हो रहा था? एक टॉप 100 क्वाजी एम्परर के पीयरलेस जीनियस को एक ही हमले में पैरों से रौंदकर पूर्ण रूप से कुचल देना। कई देर तक कोई विश्वास ही नहीं कर पाया। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। 3 ग्रेविटी बीड्स, तो ये लड़का 3 को भी सक्रिय कर सकता है। हर बीड के साथ शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर उसके पास सचमुच 12 बीड्स हैं, क्या उन सबको वह चला सकता है? अगर हाँ, तो कौन उसे रोक सकता है?
लेकिन तुरंत ही कुछ ने व्यवहारिक तर्क दिया, नहीं, असंभव। ऐसी खजाने अक्सर अत्यधिक कल्टिवेशन मांगते हैं। कोई शुरुआती या कमजोर व्यक्ति इन्हें पूरी क्षमता से नहीं चला सकता, शायद वो सिर्फ 3 तक ही सक्रिय कर सकता है। फिर भी उनकी आंखों में भय था, क्योंकि जो भी हो, 3 ग्रेविटी बीड्स और शिवम की स्वयं की ताकत ने मिलकर टॉप 100 क्वाजी एम्परस के रैंक 99 प्रदीप को पल भर में नष्ट कर दिया था। टॉप 100 क्वाजी एम्पायर की सूची भले ही कॉस्मिक हेवनली प्राइड लिस्ट जितनी औपचारिक नहीं है, फिर भी यह उन लोगों द्वारा बनाई गई है जो समय निकालकर ब्रह्मांड के विभिन्न क्वाजी एम्परर स्तर के जीनियस की शक्ति का विश्लेषण करते हैं। इसमें कुछ कमी या चूक हो सकती है, लेकिन संपूर्ण रूप में ये सूची एंशंट यूनिवर्स के क्वाजी एम्परर स्तर के सर्वोच्च प्रतिभाओं को काफ़ी सटीकता से दर्शाती है। इसलिए न केवल कुनमिंग आइलैंड पर मौजूद लोग बल्कि ड्रीम गॉड जेड के माध्यम से देखने वाले असंख्य दर्शक भी इस महान दृश्य के इंतजार में थे। ड्रीम गॉड जेड के भीतर पहले ही भारी हलचल थी, लोग उत्साहित होकर चर्चा कर रहे थे। सभी इस पर आश्चर्य में थे कि शिवम वास्तव में टॉप 100 क्वाजी एम्परर सूची के दैत्यों का खुलेआम इंतजार कर रहा है। ये साहस है या पागलपन, इस पर कोई भी निश्चित नहीं था। कुछ मानते थे कि शिवम के पास अभी भी कोई छिपा ट्रम्प कार्ड है, अन्यथा वह इतनी निर्भीकता नहीं दिखाता। इसी समय स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप के विभिन्न क्षेत्रों से सचमुच कुछ अत्यंत शक्तिशाली जीनियस कून स्टार की ओर तेजी से यात्रा कर रहे थे। ये सभी टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स लिस्ट के पीयरलेस डीमंस थे। प्रत्येक का अपना उद्देश्य था। कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, कोई फेरी प्रिंसेस के सामने चमकना चाहता था, और कोई केवल शिवम को पैरों तले रौंदकर अपने अभिमान को संतुष्ट करना चाहता था। हालांकि स्टारफील्ड की विशालता और कम वर्म होल्स के कारण गंतव्य तक पहुंचने में समय लगता। लगभग 1 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद कुनमिंग लेक के ऊपर आकाश अचानक लहराने लगा, मानो किसी ने आकाश को अंदर से मोड़ दिया हो, और फिर एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। यह एक अत्यंत शक्तिशाली युवा था जिसके सिर पर 2 विशाल सींग थे, ऐसे जैसे 2 स्वर्गीय युद्ध तलवारें आकाश को चीरते हुए उठी हों। उसका व्यक्तित्व सर्द और विस्मयकारी था। जबकि उसकी कल्टिवेशन अभी क्वाजी एम्परर रेल्म में थी, फिर भी उसकी उपस्थिति ऐसे लग रही थी मानो कोई युवा गॉड एम्परर वहां उतर आया हो। उसके आसपास का दबाव हवा को भी जड़ कर देता था। भीड़ में तुरंत उत्साह की लहर दौड़ गई। ये डिवाइन काउ ट्राइब का प्रदीप है। टॉप 100 क्वाजी एम्परर्स में रैंक 99 लोगों की आंखें चमक उठी। आखिरकार लिस्ट का पहला पीयरलेस जीनियस पहुंच चुका था। डिवाइन काउ ट्राइब भले ही वंश लिस्ट में टॉप 100 रेसेस में न आता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें जीनियस जन्म नहीं लेते। प्रदीप इसके सबसे शक्तिशाली युवा प्रतिभाओं में से एक था जिसने कई उच्च रैंकिंग रेसेस के जीनियस को पराजित किया था। प्रदीप आगे बढ़ा और बैटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में खड़ा हो गया। उसका भारी दबाव चारों दिशाओं में फैल रहा था। उसने एक ठंडे अभिमानी स्वर में कहा, लगता है मेरी किस्मत अच्छी है, मैं सबसे पहले पहुंचा। शुभम, अब मैं तुम्हें यहीं दबाकर रखूंगा। वो किसी भी औपचारिकता के बिना सीधे युद्ध में कूद गया। बूम, उसने एक कदम बढ़ाया और आकाश में एक विशाल काउहूफ कंडेंस्ड हुआ जो बिजली की गति से नीचे गिरकर शिवम को कुचलने आया। ये प्रहार देखने में साधारण लग सकता था, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति इसमें झोंक चुका था। वह चाहता था कि वह शिवम को फेरी प्रिंसेस के सामने पैरों तले रौंद दे। पूरा बैटल प्लेटफॉर्म उसके वार से कांप उठा। शिवम ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी? ठीक है, मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। प्रदीप के अहंकारी रवैये से वह नाराज हो चुका था, इसलिए उसने बिना समय गंवाए 3 ग्रेविटी बीज सक्रिय कर दिए। आकाश में 3 चमकते गोल मोती प्रकट हुए और एक क्षण में ही भयानक हड्डियां चटकाने वाला गुरुत्वाकर्षण प्रदीप पर गिरा। उसके पैर डगमगा गए, वह लगभग हवा से सीधा नीचे गिर पड़ा। उसका कंडेंस्ड हूफ भी कांपने लगा, शक्ति कमजोर पड़ने लगी। ओह! शिवम पलक झपकते ही उसके हूव्स के हमले से हटकर सीधे प्रदीप के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। बूम! शिवम के पैरों में छिपी अनगिनत लेग टाइप सीक्रेट आर्ट सक्रिय हुई। उसके पैरों का हर वार किसी दिव्य हथौड़े की तरह था। वह अपने पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में इंस्क्रिप्शन पावर धारण करता है, इसलिए उसका हर अंग एक घातक हथियार है। उसने लगातार प्रदीप के चेहरे पर पैर जमाए। मुंह प्रदीप ने दहाड़ लगाई। उसके हॉर्न्स से 2 तेज स्वॉर्ड लाइट्स निकली, लेकिन 3 ग्रेविटी बीड्स के नीचे उसका डिवाइन पावर चल ही नहीं पा रहा था। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं और उसके हमले पंख की तरह हल्के पड़ गए। धड़ाम! शिवम का प्रहार हॉर्नलाइट को तोड़ गया।
प्रदीप मीटियोरॉइड की तरह बैटल प्लेटफॉर्म पर गिरा, उसका एक हॉर्न टूट गया, नाक टेढ़ी हो गई और पूरा चेहरा धंस गया। ग्रेविटी बीड्स के दबाव में वह हिल भी नहीं पा रहा था, मंच पर एक मृत जानवर की तरह पड़ा कर आ रहा था। पूरी भीड़ और ड्रीम गॉड जेड के दर्शक स्तब्ध थे। प्रदीप रैंक 99 क्वाजी एम्परर एक ही टक्कर में पैरों से रौंदकर पूरी तरह परास्त कर दिया गया। ये दृश्य लोगों की समझ से बाहर था। काफी देर बाद चर्चाएं शुरू हुई। 3 ग्रेविटी बीड्स, वह 3 को सक्रिय कर सकता है। इनकी शक्ति दिमाग हिला देने वाली है। उसके पास 12 बीड्स हैं, क्या वो सभी को चला सकता है? नहीं, असंभव। ऐसी ट्रेजर्स बहुत उच्च कल्टिवेशन मांगती हैं। फिर भी 3 ही काफी है किसी को भी कुचलने के लिए। सबके चेहरों पर भय की छाप थी, क्योंकि शिवम ने अभी सिर्फ 3 बीड्स का उपयोग किया था और यह शक्ति प्रदीप जैसे दैत्य को एक वार में कुचलने के लिए पर्याप्त थी। शिवम ने एक तेज झटके में हाथ लहराया और एक भयंकर डिवाइन पावर बाहर निकली जिसने प्रदीप को सीधे बैटल प्लेटफॉर्म से बाहर उड़ा दिया। इसके बाद शिवम ने ग्रेविटी बीड्स वापस रख लिए और तीनों बीड्स से निकलती विनाशकारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति तुरंत गायब हो गई। लेकिन उसी क्षण आकाश कांप उठा और वॉइड में हलचल हुई, जहां से एक काले रोब वाला पतला और अत्यंत सुंदर युवा अचानक प्रकट हुआ। उसका चेहरा इतना गोरा और नाजुक था कि किसी स्त्री जैसा प्रतीत होता था और उसके शरीर से निकलती ठंडक आसपास की हवा को काटती हुई महसूस होती थी। भीड़ में तुरंत आवाज गूंजी कि यह गोल्डन ट्राइब का ईवल यामन है। गोल्डन ट्राइब एंशंट वंश लिस्ट में रैंक 32 पर है और जन्म से यिन बॉडी के कारण अत्यंत विनाशकारी कोल्ड पावर का स्वामी है। ईवल यामन स्वयं टॉप 100 क्वाजी एम्परर लिस्ट में रैंक 66 पर है, जो प्रदीप से बहुत अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ईवल यमन ने नीचे देखा और घायल पड़े प्रदीप को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अविश्वास से पूछा कि क्या उसे सच में शुभम ने घायल किया है। प्रदीप अब भी सहमा हुआ था और उसने चेतावनी देते हुए कहा कि शुभम 3 ग्रेविटी बीड्स एक साथ एक्साइट कर सकता है और उनकी ग्रेविटी 2 बीड्स से कम 5 गुना अधिक है। मगर उसका यह अनुमान भी गलत था, क्योंकि शिवम ने लड़ाई में पूरी शक्ति का उपयोग किया ही नहीं था। वास्तविक पूरी शक्ति 10 गुना होती। ईवल यामन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और बैटल प्लेटफॉर्म पर उतर आया, क्योंकि हवाई स्थिति ग्रेविटी बीड्स के सामने अत्यंत खतरनाक होती। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसके चारों ओर तेजी से आइस फैलने लगी और पल भर में ये ठंड लहर शिवम तक पहुंच गई। शिवम ने महसूस किया कि एक भयंकर ठंड उसके पैरों से सिर तक दौड़ गई और लगभग उसके पूरे शरीर को जमा देने वाली थी, लेकिन उसके अंदर की इंस्क्रिप्शन वाइब्रेशन फोर्स फट पड़ी और उसने पूरी ठंडक को झटके में चूर कर दिया। उसी समय ईवल यामन की पीठ के पीछे विशाल आइसी विंग्स प्रकट हुए और एक फ्लैप के साथ वह बिजली की रफ्तार से शिवम की ओर टूट पड़ा। उसके आसपास अंधेरी छायाओं जैसी गोल्डन पावर घूम रही थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बूंद भी पूरी ग्रह व्यवस्था को जमा सकती है। दोनों के प्रहार टकराए और एक पाम स्ट्राइक तथा पंच की भिड़ंत में शिवम पीछे धकेल दिया गया। उसकी बांह पर मोटी आइस लेयर जम गई थी, जो तेजी से पूरे शरीर में फैलने लगी, मानो उसकी हर सेल को फ्रीज कर देना चाहती हो। लेकिन शिवम ने इंस्क्रिप्शन पावर को जोर से चलाया और आइस को पूरी तरह तोड़कर बाहर निकल आया। शिवम मन ही मन गोल्डन पावर की भयावहता से चौंक गया, क्योंकि यह शक्ति स्मॉल वर्ल्ड में भी होती है, लेकिन एंशंट यूनिवर्स की गोल्डन शक्ति की तुलना में वह बिल्कुल नगण्य है। ईवल यामन फिर से उस पर टूट पड़ा और इस बार शिवम ने गंभीर स्वर में कहा कि अब बहुत हो गया। तीनों ग्रेविटी बीड्स फिर से आकाश में उठे और पूरा बैटल प्लेटफॉर्म भयानक गुरुत्वाकर्षण से भर गया। ईवल यामन लड़खड़ा गया और उसका शरीर दबाव में कांप उठा। तभी उसने चिल्लाकर गोल्डन वजी तकनीक सक्रिय की और उसकी आईब्राउ से गोल्डन ओरिजिन पावर का एक छोटा लेकिन भयानक अंश निकला। ठंडक की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि वॉइड जम गया, स्पेस रुक गया और ग्रेविटी भी मानो जकड़ सी गई। इसके बाद उसने प्रिमिटिव आइस गॉड बॉडी सक्रिय किया और उसका पूरा शरीर 10 मीटर ऊंचे पारदर्शी आइस जायंट में बदल गया। ये गोल्डन ट्राइब की ओरिजिनल गॉड फॉर्म थी और अब वह अपनी पूरी शक्ति पर था। उसने ग्रेविटी को चीरते हुए शिवम पर हमला किया और शिवम ने भी पीछे हटने से इनकार करते हुए पंच से उसका सामना किया। दोनों की लड़ाई इतनी तीव्र हो गई कि दर्जनों प्रहारों में भी कोई निर्णायक जीत नहीं मिली। लेकिन जब शिवम ने ग्रेविटी बीड्स की शक्ति को 90% तक बढ़ा दिया, तब ईवल यामन का शरीर भारी दबाव में आ गया। उसे हर कदम पर ग्रेविटी को चीरकर आगे बढ़ना पड़ रहा था और उसकी हर चाल अत्यंत भारी होती जा रही थी। उसी समय आकाश में फिर से तरंगें उठीं और एक और युवक प्रकट हुआ।
उसकी चांदी जैसी पोशाक, शाही व्यक्तित्व और अद्वितीय सुंदरता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। भीड़ चिल्ला उठी कि यह सेलेस्टियल सिल्कवर्म क्लैन का 9 सिल्कवर्म मास्टर है जो क्वाजी एम्परर टॉप 100 लिस्ट में रैंक 49 पर है और ईवल यामन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। सुना गया था कि ईवल यामन पहले भी 9 सिल्कवर्म मास्टर से हार चुका है। सेलेस्टियल सिल्कवर्म क्लैन एंशंट में रैंक 2-6 रखता है। गोल्डन और एल्वन ट्राइब दोनों से ऊंचा और उनके युवा में 9 सिल्कवर्म मास्टर सबसे अधिक चमकने वाला नाम है। क्वाजी एम्परर रेल्म में उससे मुकाबला करने वाले अत्यंत कम हैं और वह सचमुच उन लोगों में है जो एल्फ प्रिंसेस के सबसे दावेदार माने जाते हैं। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज शाम तक बाकी एपिसोड आएंगे। अभी एक अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा भी अपलोड हो जाएगा। शाम के 10 बजे के करीब तीसरा एपिसोड आ जाएगा। बैक टू बैक 2 एपिसोड, उसके बाद तीसरा एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएगा। हो सकता मिस भी हो जाए, बट मैक्सिमम चांस हम लोग अपलोड कर देंगे। बाकी मिस्टीरियस मनगंगा का आज से स्टार्ट हो जाएगा। मेंबरशिप में आना एपिसोड 2 एपिसोड, फ्री में 1 एपिसोड हमेशा आता रहेगा। मंडे या ट्यूसडे से हम लोग नई स्टोरी भी डालेंगे इस पर और डेली सारी कंटिन्यू कर दूंगा सीरीज़ को। और लॉन्चिंग भी होगा नए नए सीरीज़ का और नए एप्लीकेशन का लिंक भी हम लोग दे ही देंगे। आ गया तो, नहीं आया तो हम लोग मंडे से या ट्यूसडे से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। पूरा डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे एपिसोड्स का।